स्पेशल से प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स की इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो आपको बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस और पीटी एग्जाम आने वाले के लिए, बिहार दरोगा पीटी और दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, रेलवे, एसएससी, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एस्पायरेंट है तो ये 98 यानी 98 नंबर से प्रैक्टिस आपके लिए है। अगर इसका पीडीएफ या इसके पहले के सेट का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ और सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ का भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के रूप में रिवीजन करना है तो वहां से भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर सेट का। अगर इसके पहले अगर बता दें आपको कि अगर इस YouTube चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम तो अपने एग्जाम पर समय पर आएगा भी और जाएगा भी। आप फॉर्म को भी अप्लाई कीजिएगा, लेकिन आपका रिजल्ट पीछे न रहे, इसके लिए तैयारी बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी आप सोते हैं तो कोई उस रिजल्ट के लिए जाग रहा होता है, तो आपको एनी हाउ हर परिस्थिति में आपको अपने तैयारी को बेहतर बना के रखना है और इसके लिए लगातार क्वेश्चंस का रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, ये सारे चीज को अटैच करके हम आपको इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में लेके आते हैं। इसमें इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लाते हैं और आगामी एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे होता है। एनसीईआरटी बेस्ड पर तैयार किया हुआ क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी इसके जस्ट बगल में होता है, ताकि आपके माइंड सेटअप में बहुत जल्दी ही यह कैरी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर सेट का। अगर ऐसा लगेगा कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है यह क्वेश्चन, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तरकीब से ये क्वेश्चन आपके लिए हम लाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन कथन के रूप में दिया हुआ है और आपसे पूछता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में कौन सा सही है, ग्रुपिंग के रूप में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में कथन में क्या है कि घर की छत पर रखी हुई ईंट है, दूसरा है एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तीसरा है संपीड़ित स्प्रिंग और चौथा है जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। इनमें कौन सा कथन है जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सबसे पहले जानते हैं स्थितिज ऊर्जा है क्या। तो स्थितिज ऊर्जा किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरी बात, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला की बात करें तो पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। m फॉर द्रव्यमान मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h फॉर हाइट होता है, यानी mgh स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग जब जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी और घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, ये सभी जो है वो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आपके दिए गए कथन में सभी कथन जो होगा वो आपको स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृत देश इसमें से नहीं है। कौन सा स्थलाकृत देश नहीं है, इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा कि स्थलाकृत देश कहाँ किसे जाता है, इस पर भी जरा हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात समझेंगे कि स्थलाकृत देश जो है वो कौन कौन सा होता है। स्थलाकृत देश उसे कहा जाता है, अंग्रेजी में लैंड लॉक कंट्री उसे कहा जाता है, जिस देश की सीमा स्थल से घिरी हो, यानी बाहरी सीमा जो इसका है, बाउंड्री जो इसका है वो स्थल से घिरा हो, इसका कोई भी बाउंड्री जो है वो जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, उसे ही स्थल रुद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। पूरे विश्व की बात करें तो कुल 44 देश ऐसे हैं जो स्थलाकृत देश के अंतर्गत या भू आवेष्टित देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसकी कोई भी सीमा जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है। क्लियर। उसमें से एशिया महादेश की अगर बात करें तो एशिया महादेश में अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देश जो है एशिया महादेश में स्थलाकृत देश या लैंड लॉक कंट्री में शामिल है। जबकि यूरोप महादेश की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein और मोल्डोवा है।
जबकि इसके अलावा अफ्रीका महादेश में बात करें तो बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, ये सभी देश जो है वो स्थलरुद्ध देश हैं अफ्रीका महादेश का। जबकि दक्षिण अमेरिका महादेश में मात्र 2 देश हैं, बोलीविया और पैराग्वे, जो स्थलरुद्ध देश हैं। क्लियर? तो इसमें जो आपके ऑप्शन के बाई ऑप्शन अगर चलते हैं तो उरुग्वे एक ऐसा देश है जो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महादेश का एक हिस्सा है, जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है और इसकी पूर्वी सीमा, उरुग्वे की पूर्वी सीमा जो है वो आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर से मिलती है। और यही कारण है कि स्थल रुद्ध देश के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। बाकी नाइजर की बात करें तो नाइजर जो है वो अफ्रीका महादेश का एक देश है, अफ्रीका महादेश का एक हिस्सा है, एक देश है जो स्थलाकृत देश या स्थल रुद्ध देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा चाड भी अफ्रीका महादेश का ही एक देश है जिसके अंतर यह भी स्थलाकृत देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बोलीविया की बात करें तो बोलीविया और पैराग्वे भी बताए दक्षिण अफ्रीका महादेश का हिस्सा है जो स्थल रुद्ध देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है? दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश की बात करें तो मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग कौन सा होता है? तो आंख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला जो अंग है वो है लेंस, आंखों का लेंस। अब जरा देखते हैं आंखों का लेंस कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है। तो लेंस जो है वो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का भाग होता है। हमारे आंख में उत्तल लेंस की भांति कार्य करने वाला एक आंख में एक लेंस लगा हुआ होता है जो आंतरिक भाग का हिस्सा होता है। तो 2 आंख है, इसका मतलब 2 उत्तल लेंस लगा हुआ है हमारे दोनों आंखों में। क्लियर? हमारे आंख के लेंस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? हमारे आंख के लेंस को अस्थायी यानी स्टेबल बनाने के लिए इसके ऊपर एवं नीचे 3 सिलियरी मांसपेशी पाई जाती है, सिलियरी मसल्स पाए जाते हैं जो इसको अस्थायी बनाए हुए रखते हैं। सिलियरी मसल्स जो होता है वो आंख के लेंस के सामंजस्य को बनाए रखता है, यानी अस्थायी बनाए हुए रखता है ताकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब सही तरीके से बन सके। हमारे आंख के लेंस की क्षमता की बात करें तो 576 मेगापिक्सल इसकी क्षमता होती है। आयु बढ़ने के साथ यह लेंस चपटा एवं भूरा हो जाता है और अधिक पारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण से दिखाई नहीं देता है और यही लेंस की प्रवृत्ति को मोतिया बिंद कहा जाता है। लेंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक्वस ह्यूमरस जो कि लिक्विड के रूप में पाया जाता है, यह एक्वस ह्यूमरस जो होता है लेंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। कॉर्निया की बात करें तो हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है जो कि हमारे आंतरिक आंखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOH का होल ट्वाइस के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? अब दिया हुआ CaOH का होल ट्वाइस, इसका मतलब है इसमें परमाणु की संख्या पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम में एक ही परमाणु है, इसमें कोई तो और है लगा हुआ नहीं, तो कैल्शियम एक, ऑक्सीजन OH का होल ट्वाइस है, यानी ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का 2 है। क्लियर? तो आपको 2, 2, 4 और 1, 5 इस पूरे ही एक अणु में कुल परमाणु की संख्या जो होगी वह 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए जरा देखते हैं मोल क्या होता है। तो मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह पदार्थ के कणों की एवोगाड्रो संख्या भी व्यक्त करता है। अब पदार्थों के कोई भी तत्व के एवोगाड्रो संख्या जो होता है उसको कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है और एक एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। अगर किसी तत्व के मोलों की संख्या आपको निकालने के लिए कह दे, जैसे कि अगर आपको कह दिया जाता CaOH का होल ट्वाइस का अगर मोलों की संख्या 12 ग्राम दिया हुआ है CaOH और इसके मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे स्थिति में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया द्रव्यमान जो होता है यानी 12 ग्राम जो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है वो टोटल द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति इनमें से कौन सी है? तो कुल्ली संस्कृति जो है वो एक प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जरा कुल्ली संस्कृति देखेंगे कहाँ विद्यमान है और इसे किस नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बलूचिस्तान स्थित है कुल्ली संस्कृति, यानी दक्षिणी बलूचिस्तान में कुल्ली संस्कृति विद्यमान है और इनको अनेक विद्वानों के द्वारा
नाल संस्कृति के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। नाल संस्कृति भी इसे ही कहा जाता है, कुल्ली संस्कृति को, जो दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। क्लियर। और यह प्रकृति हड़प्पा संस्कृति है। कुल्ली संस्कृति के मृद भांड जो है, यानी मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन है, उस पर पांडु जो लिखा गया है, जो लिखावट है, वो गुलाबी कलर में, गुलाबी वर्ण में लिखा हुआ है तथा उस पर काले और लाल रंगों से चित्र बनाए हुए हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि कुल्ली संस्कृति के मृद भांड जो है वो किस रंग के उस पर पांडुलिपि लिखा गया है, तो गुलाबी वर्ण से लिखा गया है, लेकिन इस पर जो चित्र बनाया गया है वो काले और लाल रंग से बनाया गया है। वैदिक संस्कृति की बात करें तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास होता है उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है, जिसमें से वैदिक सभ्यता को आर्यों के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। ऋग वैदिक आर्यों के द्वारा जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे ही वैदिक संस्कृति नाम दिया गया। क्लियर है। ईरानी संस्कृति की बात करें तो इसे फारस की संस्कृति भी कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे पुराना है। जबकि सुमेरियन संस्कृति की बात करें तो यह मेसोपोटामिया में जिस सभ्यता का विकास हुआ, यानी मेसोपोटामिया में 3 सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सुमेरियन संस्कृति, बेबीलोन संस्कृति और असीरिया की संस्कृति। इस प्रकार के अनुसार अगर देखेंगे तो सुमेरियन संस्कृति जो थी, सुमेरियन सभ्यता जो थी, वो मेसोपोटामिया की सबसे पहली सभ्यता थी और इसके नामकरण का आधार सुमेर नामक नगर पड़ता है। यानी सुमेर नामक नगर के नजदीक में या सुमेर नामक नगर के आसपास पाए जाने के कारण इसे सुमेरियन संस्कृति नाम दिया गया और यह दजला एवं फरात नदी घाटी का दक्षिणी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। इनका काम होता है जिला में विकास कार्य जो भी होते हैं, इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के अगुवाई में विकास के गतिविधि का कार्य सौंपा जाता है जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में प्रांतीय एवं संघीय तथा उभयनिष्ठ शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति को विभाजन करने के लिए जो है वो लागू किया गया है 7वीं अनुसूची। क्लियर। अब जरा देख लीजिएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कई प्रकार के सूचियों को भी शामिल किया जाता है। 7वीं अनुसूची में कई सूची को शामिल किया जाता है और यह 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, जिसमें प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ शक्तियों को अलग अलग सूचियों में रख दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। संविधान के लागू होने के समय अगर बात किया जाए तो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 97 थी, लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो संघ सूची में 100 विषय को शामिल किया गया है। क्लियर। और इस संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है देश की प्रतिरक्षा को, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग तथा परमाणु शक्ति को रखा गया है। इसके अलावा राज्य सूची की बात करें जो यही 7वीं अनुसूची का एक हिस्सा है। राज्य सूची पर कानून बनाता है राज्य सरकार। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल 61 विषय को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार न्याय विभाग, ये सभी को शामिल किया जाता है राज्य सूची में। जबकि संबंधी सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर जो कानून बनाया जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर कानून को वरीयता की बात किया जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य माना जाता है इस संबंधी सूची में। क्लियर। और इसमें वर्तमान समय में संबंधी सूची में कुल 52 विषय को शामिल किया जाता है। हालांकि मूल रूप से इसमें कुल 47 विषय को शामिल किया जाता था। क्लियर। वर्तमान समय में 52 विषय है संबंधी सूची में। ध्यान दीजिएगा, संबंधी सूची के अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, कानूनी प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया इसमें से नहीं बनेगी? अब जरा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक,
दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक। तीसरा है घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। और चौथा है अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। तो घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं होगा, यह एक निजी क्रियाकलाप का हिस्सा होगा, क्योंकि अपने घर में अपनी बेटी को वह पढ़ा रहा है, इसके अंतर्गत वह आर्थिक क्रिया नहीं कर रहा, निजी क्रिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में कर्वेचर यानी सी और एफ यानी फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो वस्तु को आप कहाँ रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में वस्तु को रखने के लिए कर्वेचर और अनंत के बीच रखा जाएगा वस्तु को, तभी अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कर्वेचर और फोकस के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जरा देख लेंगे अवतल दर्पण पर परिस्थितियां कौन कौन सी होती है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है तथा यह प्रतिबिंब की तुलना में आकार कैसा प्रदर्शित करता है। अगर कोई अवतल दर्पण है और वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वह प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा और इसकी प्रतिबिंब की ये वस्तु की तुलना में इसका प्रतिबिंब जो होगा वो बहुत छोटा होगा। क्लियर। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 परिस्थिति में रखा जा सकता है। अनंत पर पहले ध्यान रखेंगे, अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। इसमें एक ही परिस्थिति, 6 परिस्थिति में से एक ही परिस्थिति मात्र ऐसा होता है जिसमें प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। क्लियर। प्रतिबिंब जो होता है वो बहुत बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। एक ही परिस्थिति ऐसा होता है जो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो दर्पण के पीछे होती है। तब जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस तथा दर्पण के बीच रखा जाएगा तभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। बाकी 5 परिस्थिति पर ध्यान देंगे तो अनंत पर अगर रखेंगे तो फोकस का प्रतिबिंब बनेगा, कर्वेचर और अनंत के बीच रखेंगे तो कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, कर्वेचर पर यानी सी पर अगर रखेंगे तो ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और सी तथा एफ के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो सी तथा अनंत के बीच बनेगा और एफ पर अगर रखेंगे तो वस्तु अनंत पर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। बोगाई गांव जो है स्थान का नाम एक तरफ और दूसरे तरफ उससे संबंधित उद्योग है। बोगाई गांव जो है वो पेट्रो रसायन के लिए जाना जाता है। कोरापुट जो है वो जाना जाता है विमान निर्माण के लिए। पिंजौर जो है वो मशीनी उपकरण के लिए जाना जाता है और सिरपुर जो है वो है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो होगा वो एसीटे बुलेरिया होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। जरा समझेंगे एक कोशिकीय जीव क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिसमें केवल एक ही कोशिका यानी सेल पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और शैवाल इत्यादि को शामिल किया जाता है। एसीटे बुलेरिया की बात करें तो यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल होता है। एसीटे बुलेरिया जो है वो एक प्रकार का शैवाल है और यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, जिसका लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर तक यह लंबा होता है, अर्थात 100 मिलीमीटर लंबा होता है। ईस्ट यानी खमीर की बात करें तो यह एक कवक होता है और इसका प्रयोग खाने में किया जाता है। खूब क्वेश्चन इससे पूछता है। एसिटोबैक्टर क्या है तो यह जीवाणु की एक प्रजाति है जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है तथा मिट्टी के कणों में मौजूद वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और अमीबा की बात करें तो यह बहुत ही सरल प्रकार का प्रोटोजुआ होता है जो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली एक व्यवस्था है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर होगा अरस्तु का यह कथन था कि संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली व्यवस्था होती है। क्लियर। अब जरा देखिएगा अरस्तु में के अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान जो है वो राज्य के पदों के निर्धारण की व्यवस्था, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद विशेषकर सर्वोच्च पद किसे मिले। अरस्तु ने एक अन्य जगह लिखा है संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। दोनों ही बात अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण 2 सिद्धांत के आधार पर किया है। पहला क्या है कि शासन सत्ता
या सर्वोच्च पद या संप्रभुता का निवास कितने व्यक्तियों में निहित है। दूसरी बात, दूसरा वर्गीकरण जो इन्होंने संविधान का किया है वो है राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित या स्वार्थ का साधन है। ये दो अरस्तु के द्वारा संविधान का वर्गीकरण करने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में दिए गए ऑप्शन के अनुसार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका प्रयोग एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस। इसे बूझा हुआ चूना या सॉफ्ट लाइम कहा जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र LiOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से या इसे ही धोबन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान जमान खान के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार बना। खान जमान खान के बाद बिहार का सूबेदार कौन बना तो नुसरत यार खान खान जमान खान के बाद बिहार का सूबेदार बना था। जरा देखिएगा, सर बुलंद खान के बाद खान जमान खान जो कि 1718 ईस्वी से लेकर 1721 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार बना और इसके बाद नुसर यार खान सूबेदार बिहार का सन 1721 ईस्वी के बाद बना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। कबीर जो थे वो एक जुलाहा थे। रैदास जो थे, जरा ध्यान दीजिएगा, जाति एक तरफ भक्ति संत का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है वो जाति का नाम दिया हुआ है। कबीर जो थे वो एक जुलाहा थे। रैदास जो थे वो एक मोची थे। सेना जो थे वो एक नाई थे और धन्ना जो थे वह किसान जाति से संबंध रखते थे। क्लियर। बारी बारी से जरा देखिएगा, कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में, हालांकि विवादास्पद है, लेकिन 1440 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हालांकि ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन इनका लालन पालन जो है क्योंकि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था तो लोक लाज के भय से इन्होंने उन्हें वाराणसी में लहर तारा के पास छोड़ आए थे। तो इनका लालन पालन जुलाहा नीरू एवं उनकी पत्नी नीमा के द्वारा किया गया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इन्होंने भक्ति निर्गुण भक्ति धारा का इन्होंने अनुसरण किया और इनका उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। इनका वाणी संग्रह जो है, इनके द्वारा कहा गया जो वाणी है उसका संग्रह बीजक में किया गया है और इस बीजक की रचना उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित किया गया है। रैदास की बात करें तो ये बनारस के चमार जाति के थे। इनके गुरु रामानंद थे। इनके माता का नाम रघु और पिता का नाम इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। जीविकोपार्जन की बात करें तो ये जूता बनाकर अपने जीविकोपार्जन करते थे और इनका संप्रदाय रैदास का संप्रदाय जो था वो रायदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। सेना की बात करें तो इनका संबंध नाई जाति से था और यह रामानंद के शिष्य थे। धन्ना की बात करें तो इनका जन्म राजपूताना में 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था और ये रामानंद के शिष्य थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो 14 जहां रखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि 14 वर्ष के बच्चे का, तो आप ध्यान रखेंगे 24, 14 में 24, यानी 14 वर्ष के बच्चे को काम करने के लिए प्रतिषेध किया गया है, उसे रोका गया है। अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। जरा देखिएगा अनुच्छेद 24 क्या कहता है, तो बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बालक का नियोजन कोई कारखाना में नहीं किया जाएगा अगर वह 14 वर्ष का है तो। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, यानी कि उसे गैर कानूनी ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है, खरीद बिक्री उसका नहीं किया सकता, जबरदस्ती
श्रम नहीं करवाया जा सकता है। क्लियर। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और उसका पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व और उसके प्रशासन करने का अधिकार होगा। जबकि अनुच्छेद 28 में कहा गया है कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य विधि द्वारा पोषित होता हो उसके अंतर्गत कोई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। देखिएगा प्रेस सेंसरशिप क्या है। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी का भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम यानी द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के माध्यम को लागू किया था। और इस माध्यम द प्रेस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। और इनके अनुसार यानी लॉर्ड वेलेस्ली के अनुसार या इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादन, प्रकाशक और मुद्रक नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। इसी प्रेस सेंसरशिप के तहत प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रक्षेपण यानी पूर्व सेंसरशिप यानी कि उसे लागू करने के पहले ही उसे देखना या सचिव के सम्मुख उसे भेजना बहुत ही जरूरी होता था। यही द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कहलाया जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है यानी द्वितीय क्षेत्र का हवाला, इसमें से दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा कारक है जो द्वितीय अर्थव्यवस्था को इंगित करता है, द्वितीय क्षेत्र को इंगित करता है? तो निर्माण क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए, निर्माण क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र को इंगित करता है। अब जरा देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे? तो यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन और वानिकी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसमें जो संलग्न श्रम की प्रकृति होती है वो रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिक जो होते हैं उसकी प्रकृति को यानी उसको इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए रेड कॉलर जॉब एक संकेत दिया जाता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र जो भी है उसके उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, अर्थात निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को शामिल किया जाता है। और इस द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए जो कुशल श्रमिक होते हैं उसको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में ही उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न जो श्रमिक होते हैं उसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन आप रेड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है इसे भी आप ध्यान रखेंगे। रेड कॉलर जॉब प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए संलग्न जो श्रमिक होते हैं उसको रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्हाइट कॉलर जॉब जो होते हैं द्वितीय क्षेत्र में कुशल श्रमिक को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र में ही जो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक होते हैं उसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उत्पादन किया जाता है जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, सड़क इत्यादि को शामिल किया जाता है। यही कारण है कि इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? जियोफ एलार्डिस को आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है, जियोफ एलार्डिस को। अब जरा समझिएगा, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता को नियंत्रण एवं नियामक संस्था होती है। इसकी स्थापना की बात करें, आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन।
जबकि 1989 में इसका नाम, वर्तमान नाम जो भी दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रख दिया गया। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग इसमें से कौन सा है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण या व्यस्तम कह सकते हैं, व्यस्तम महासागरीय मार्ग इसमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्तम सागरीय मार्ग जो है वो स्वेज नहर से होकर आंध्र महासागर और भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। जरा देखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का अधिकांश व्यापार अमेरिका के साथ होता है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी होने वाला जो व्यापार है वो स्वेज नहर की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है, जो स्वेज नहर से ही इसका व्यापार होता है। यही कारण है कि जो स्वेज नहर से होकर आंध्र महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर वाला मार्ग जो है वो काफी व्यस्त मार्ग होता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। स्वेज नहर की बात करें तो इसका निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा 1869 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में मिस्र के शासक कर्नल नासिर ने किया था। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ देती है, जिससे व्यापारिक मार्ग जो है काफी सरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा किया गया था? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश के द्वारा किया गया था। जरा देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जिसकी स्थापना स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 ईस्वी में की गई थी। हालांकि इनके मन में यह उपज 1895 ईस्वी में ही आया था, लेकिन 1901 ईस्वी में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है: भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, सांख्यिकी और आर्थिक विज्ञान। इससे पहले की बात करें तो यह पुरस्कार अर्थशास्त्र को छोड़कर, यानी इसके पहले अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था। 5 ही क्षेत्र में यह पुरस्कार पहले दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जो है वह स्वीडिश बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसे पहली बार 1969 ईस्वी में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसकी शुरुआत 1967 ईस्वी में, लेकिन पहला अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। और अर्थशास्त्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार जो है उसको स्मृति पुरस्कार, नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सी पर निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? जरा देख लीजिएगा, 25 डिग्री सी पर एल्यूमिनियम जो होता है उसमें ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अन्य जो तत्व है उसमें जरा देख लेते हैं चाल। एल्यूमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एल्यूमिनियम जो तत्व होते हैं उसमें ध्वनि की चाल जो होता है वो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा स्थान आता है निकेल का, जिसमें 6040 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि की चाल। स्टील की बात करें तो स्टील में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड होता है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। वायु में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होता है। और ऑक्सीजन में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम हुआ था वल्लभी, गुजरात में। तीसरी जैन संगति जो हुआ था देवर्भिक्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था 512 ईस्वी में। अब इसी को देखा जाए तो श्वेतांबर अनुश्रुति यानी श्वेतांबर संप्रदाय जो जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। जैन संप्रदाय के 2 संप्रदाय हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी जो है, श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, जबकि भद्रबाहु के द्वारा दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किया गया था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। तो ये तो बात स्पष्ट है। अब श्वेतांबर से अनुश्रुति के अनुसार अगर देखेंगे तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में तृतीय जैन परिषद का आयोजन देवर्भिक्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। और इसी परिषद में जैन धार्मिक ग्रंथों का अर्ध मागधी भाषा में पहली बार लिपिबद्ध या संकलन किया गया था। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेशी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? वेशीय मूल्य के सिद्धांत पर कौन सी प्रणाली जानी जाती है? तो पूंजीवाद। पूंजीवाद प्रणाली जो है वो वेशीय मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। जरा देखिएगा किसके अनुसार, तो मार्क्स के अनुसार अधिशेष मूल्य या वेशीय मूल्य जो कि श्रम द्वारा अपनी श्रम शक्ति के मूल्य अथवा निर्वाह आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न किया जाता है, अनुचित तरीकों से पूंजीपति द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है, अनुचित तरीकों से पूंजीपति के द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है, अर्थात अधिशेष मूल्य जो कि पूंजीपति द्वारा श्रम से छीना जाता है, श्रम के शोषण का प्रतिनिधित्व करता है। ये मार्क्स के अनुसार है, यानी वेशीय मूल्य का सिद्धांत जो है पूंजीवादी को माना गया है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स के द्वारा किया गया है। एक ही शब्दों में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? तो क्षेत्रीय परिषदें जो है वो एक परामर्शदात्री इकाइयों के तौर पर इसे जाना जाता है। अब जरा देखिएगा क्षेत्रीय परिषद जो है वर्तमान समय में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी, जिसमें से उत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कलकत्ता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई में और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके अलावा छठा जो क्षेत्रीय परिषद है भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए 1971 ईस्वी में उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना छठी क्षेत्रीय परिषद के रूप में की गई, जो 8 अगस्त 1972 ईस्वी में अस्तित्व में आ गया, यानी काम करना शुरू कर दिया। और इसके अंतर्गत सिक्किम को 1994 ईस्वी में 8वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, जब क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के द्वारा, तो उस समय 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। कौन कौन? उत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। लेकिन छठा क्षेत्रीय परिषद जो आया 1971 ईस्वी में उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना की गई, जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य जो है उसमें उसको शामिल किया गया। 7 पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। लेकिन एक और क्षेत्रीय परिषद जो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल नहीं होता है वो है सिक्किम। तो सिक्किम को भी इसी छठे उत्तर पूर्वी परिषद के क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल किया गया 1994 ईस्वी में 8वें सदस्य के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था। जरा देखिएगा कानपुर षड्यंत्र मुकदमा क्या है। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ताशकंद जो कि रूस में स्थापित किया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके सदस्य M.N. राय, A.T. राय, मोहम्मद अली, मोहम्मद सफीफ को शामिल थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधि चलाने और षड्यंत्र के आरोप में 21 फरवरी 1924 ईस्वी को अंग्रेजों ने M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा तथा सिंगार वेलू चेट्टियार को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया, और इसी कारण से इसे कानपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। अंतिम रूप से मुकदमा नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद उस्मानी और डांगे पर चलाया गया और चारों को 4 वर्ष की सजा मिल गई। और इसी सजा के तहत कानपुर षड्यंत्र केस के बाद सत्य भक्त ने, एक क्रांतिकारी सत्य भक्त ने 1 सितंबर 1924 ईस्वी को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कर दी। तो ये सभी सदस्य जो थे वो साम्यवादी दल के ही सदस्य माने गए, जिस कारण से साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के पर ही कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्बन परमाणु के बीच दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? जरा समझिएगा इसको डिटेल से। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त यानी सैचुरेटेड और दूसरा होता है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध वाला, अब 2 कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन और कार्बन, ये 2 कार्बन परमाणु के बीच अगर एकल बंध वाला हाइड्रोकार्बन है तो इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत एल्केन को शामिल किया जाता है।
CnH2n+2 होता है इसका आणविक सूत्र। क्लियर। अब जब दो कार्बन परमाणु के बीच अगर दोहरा बंधन है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत एल्कीन्स को शामिल किया जाता है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा वो एल्कीन्स होगा, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जबकि अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्काइन ग्रुप हो जाएगा, यानी CnH2n-2 इसका सामान्य सूत्र होता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है। इसका मतलब है कि वह एल्कीन्स होगा, यानी CnH2n होगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश सागर किनके बीच स्थित है? तो आयरिश सागर जो है वो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच आयरिश सागर है। आयरिश सागर पानी का एक व्यापक निकाय है जो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग कर देता है। आयरिश सागर उत्तरी अटलांटिक को और उसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों सिरों पर जोड़ता है। आयरिश सागर को स्ट्रेटस ऑफ मोआयल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति दर यानी प्रति हजार कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 8.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडल सी किसका हिस्सा होता है? तो बेडल सी जो है वो अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर का हिस्सा होता है, बेडल सी। और ध्यान दीजिएगा, इस बेडल सी का नाम समुद्र का नाम जो है बेडल सी इसलिए रखा गया क्योंकि स्कॉटिश नाविक जेम्स बेडल के नाम पर इसको रखा गया था। इन्होंने 1823 ईस्वी में समुद्र में प्रवेश किया, इस बेडल सी में प्रवेश किया था। मूल रूप से इसका नाम किंग जॉर्ज IV के नाम पर रखा गया था पहले, लेकिन 1823 ईस्वी में जैसे ही इस महासागर की खोज कह सकते हैं जेम्स बेडल ने की, तो इसी के नाम पर इसका नाम बेडल सी रखा गया था। 1900 ईस्वी में बेडल के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया और 1900 ईस्वी से ही इसे बेडल सी कहा गया। पहले इसे क्या कहा जाता था? जॉर्ज चतुर्थ के नाम से इसे जाना जाता था, उन्हीं के सम्मान में ही रखा गया था। क्लियर। 1900 ईस्वी से इसे बेडल सी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवसन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? तो वो है ग्रामीण प्रवसन का अनुसरण किया जाता है। जरा देखिएगा इसको, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के ही और राज्य के अंदर या बाहर होने वाले प्रवसन से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित है। इसके विपरीत अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर प्रवसन करने वाले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी ग्रामीण से शहर की ओर जाना है तो पुरुष ज्यादा प्रवसन करते हैं, लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवसन करना है तो महिलाओं की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य इसमें से नहीं है? तो राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य तत्व पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, या इसके लक्षण देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो राजनीतिक दलों के मुख्य लक्षण या इसके तत्व होते हैं, कुछ विशेष राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांत के आधार पर संगठित व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, स्थायी संगठन होना चाहिए राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक दल के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचन आदि में भाग लेने के लिए उत्सुक होना चाहिए व्यक्तियों को, मुख्य सिद्धांतों पर सदस्यों में मतैक्य होना चाहिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक शासन अपनाने का विचार होना चाहिए राजनीतिक दल में। राजनीतिक दल की संगठनात्मक रचना में अगर शामिल की बात करें तो इसके अंतर्गत सदस्यता और आकार को शामिल किया जाता है, संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व को शामिल किया जाता है, विचारधारा को शामिल किया जाता है और शैली इत्यादि इसके मुख्य लक्षण होते हैं कि राजनीतिक दल की शैली क्या होनी चाहिए। क्लियर। तो इसके अंतर्गत अनिवार्य तत्व कौन इसमें शामिल नहीं किया जाएगा? तो लोकतांत्रिक स्वरूप जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज इसमें से नहीं है? ऑफिस पैकेज नहीं है, कंप्यूटर से ये सवाल आपके लिए है। क्वांटम जो है वो एक ऑफिस पैकेज नहीं है। समझेंगे कि ऑफिस पैकेज में किसको किसको शामिल किया जाता है। एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले जो कंपोनेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सभी एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो क्वांटम इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहा गया है अर्थ समिट। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी को रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस या पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट तथा रियो भू शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इतने नामों से जाना जाता है इसको। तो रियो क्यों? क्योंकि रियो दे जेनेरियो में यह कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसलिए इसे रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। रियो समिट भी इसलिए ही इसे कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी के पर्यावरण और विकास से संबंधित था, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्लियर? इसका आयोजन ब्राजील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून के मध्य 1992 ईस्वी को अर्थ समिट हुआ था, जिसमें 178 देशों ने भाग लिया था। यह पर्यावरण और विकास के विभिन्न मुद्दों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में 20 से 22 जून के मध्य रियो सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर रियो दे जेनेरियो में ही संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे रियो +20 तथा रियो अर्थ समिट 2012 भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है मार्शल का। ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने कहा था अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। अब जरा अलाई दरवाजा देख लेते हैं। अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सल्तनत कालीन ये स्थापत्य हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। यह लाल बलुआ पत्थर एवं श्वेत संगमरमर का बना सल्तनत काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य उदाहरण है। इसमें पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाला मेहराब बनाया गया था। इसमें गुंबद का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। अलंकरण हेतु इसमें श्वेत संगमरमर का प्रयोग भी किया गया था। क्लियर? जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इनमें अवश्यम भावी परिवर्तन क्या हो सकते हैं? तो अवश्यम भावी परिवर्तन जो हो सकता है वो पूर्ण या समूची प्रणालियां शामिल हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यम भावी परिवर्तन जो होगा वो पूर्ण या समूची प्रणाली परिवर्तन हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? तो टीसीपी और आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल किया जाता है या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को। क्लियर? अब टीसीपी का पूरा रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ही होते हैं जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अपनाते हैं। जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम भाषा है। इसका उपयोग वेब पेज और एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है और इसके प्रयोग से गतिशील वेब पेज बनाया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML की बात करें तो इसका प्रयोग वेब पेज पर इसकी सामग्री की संरचना देने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का प्रकाशन जो है वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश में डिजिटल कैशलेस भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI जारी किया गया है। हाल ही में जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो सितंबर 2022 में मार्च के 349.3 के स्तर से बढ़कर 377.46 हो गया है। यह इंडेक्स देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो हरित क्रांति की सफलता जो है वो निर्भर करता है बीजों की उच्च पैदावार किस्म
पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, इनमें से सभी अवयव जो है वो हरित क्रांति की सफलता के लिए अपनाया जाता है। हरित क्रांति की बात करें तो अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गैडे ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। भारत में 1960 ईस्वी के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई, अर्थात 1966 से 67 ईस्वी में हरित क्रांति को अपनाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में क्रांति कृषि उत्पादन में अति तीव्र वृद्धि हुई, जो ऊंचे उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व अन्य तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया। एम.एस. स्वामीनाथन इसके लिए विशेष योगदान के योग्य माने जाते हैं। अतः हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अंतर तारक धूलि की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अगर बात करें तो अंतर तारक धूलि की परिकल्पना जो है वो एस्ट्रोस्टिमस जो है एस्ट्रोस्मिथ के द्वारा यह अंतर तारक धूलि परिकल्पना को प्रतिपादन किया गया था। जरा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना जो है वो उसका प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन के द्वारा 1749 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद अनेक विद्वान ने अपने मतों का प्रतिपादन किया, जैसे कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, एस्ट्रोस्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना, नवीन परिकल्पनाओं बाइजैकर की परिकल्पना, अल्फ्वेन की अंतर तारक की परिकल्पना और रॉसगन की परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना। ये सभी ध्यान रखिएगा एक एक करके। कांट का वायव्य राशि परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया गया था। रसेल के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में द्वैतारक परिकल्पना दिया गया और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एस्ट्रोस्मिथ का अंतर तारक धूल परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया, जबकि बाइजैकर के परिकल्पना पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में नवीन परिकल्पनाओं को दिया गया और अल्फ्वेन की अंतर तारक परिकल्पना जो है पृथ्वी की उत्पत्ति में दिया गया था, जबकि पृथ्वी के परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में नियम रॉसगन ने दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी गांव किस मंत्रालय की एक पहल है? तो डीजी गांव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक पहल है। डीजी गांव जरा देखते हैं डीजी गांव क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को पायलट परियोजना डिजिटल गांव के कार्यान्वयन की शुरुआत की, जिसमें से देश भर के 700 ग्राम पंचायत या गांव को शामिल किया गया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है डीजी गांव को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हेयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। जरा गौर से सुनिएगा, प्रथम सूत्र अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रवर्तक हेयर द्वारा दिया गया था। हेयर नामक विद्वान ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सबसे पहली बार परिभाषित किया था, इसलिए इसे यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व को हेयर योजना कहा जाता है। जबकि एंड्रे ने सन 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम डेनमार्क में इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया, इसलिए इसे एंड्रे प्रणाली भी कहा जाता है। क्लियर? दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है? भूमि सुधार के अंतर्गत। तो भूमि सुधार के अंतर्गत किसानों को मकान ऋण उपलब्ध कराना ये कभी भी भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जरा देखिएगा, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत बिचौलिया को समाप्ति करना, भू जोतों का एकीकरण करना तथा सहकारी खेती को सम्मिलित किया जाना शामिल किया गया है। किसानों को दिया जाने वाला मकान ऋण जो है वो भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वैसे भी मैच भी नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जीता है? जनमत संग्रह जीता है किस देश के राष्ट्रपति ने? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जो है उन्होंने देश के संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह पर एक वोटिंग करवाया था, जिसमें हाँ वोट सबसे ज्यादा दिए गए हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा, जनमत संग्रह में देश के संविधान को फिर से लिखने के लिए उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव की बोली के लिए उज्बेकिस्तान के मतदाताओं के एक विशाल बहुमत ने हाँ वोट दिया था। नया चार्टर जो होगा, नया संविधान जो लिखा जाएगा, वो 2 कार्यकाल की सीमा के साथ राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल को भी 7 साल तक बढ़ा देगा। जबकि इसके अलावा भी नया संविधान जो लागू होगा वो महिला अधिकारों, समानता और मीडिया की स्वतंत्रता पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह जो थे बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। जरा देखिएगा, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे, जो 1937 से 1944 ईस्वी तक रहे थे। आजादी के बाद की बात करें तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आजादी के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, 1946 से 1962 ईस्वी तक रहे थे। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी हैं, जो राजद के तरफ से हैं, और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो महेश्वरी हजारी जेडीयू के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेराज अहमद खान और गनीमत सेखों ने हाल ही में मई 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो दोनों ही निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मेराज अहमद खान और गनीमत सेखों ने संयुक्त रूप से भारत को अपना पहला पदक काहिरा मिस्र में चल रहे ISSF विश्व कप शॉटगन में एक स्वर्ण पदक दिलाया। स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने लुइस राउल गैलार्डी, ऑलिव रोश और गैब्रियल रॉड्रिग्स को 6-0 से हरा दिया। इन दोनों की जोड़ी ने इटली में कांस्य पदक भी जीता, यानी मेराज अहमद खान और गनीमत सेखों की जोड़ी ने इटली में भी कांस्य पदक जीता है। अब जरा बात कर लेते हैं ISSF क्या है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, यह राइफल, पिस्टल और शॉटगन विषय में ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं और कई गैर ओलंपिक शूटिंग खेलों आयोजनों का शासी निकाय है, और इसका मुख्यालय ISSF का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, और ISSF के वर्तमान अध्यक्ष व्लादिमीर लीशिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? वो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा वृद्धि की हिंदू दर को बनाया गया था। 1960 से 80 के दशक के बीच भारत की आर्थिक विकास के निम्न दर का वर्णन करने के लिए 1978 ईस्वी में दिवंगत अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा हिंदू विकास दर शब्द को गढ़ा गया था, जब यह लगभग 4% था। उस समय हिंदू विकास दर जो था वो 4% था। क्लियर है? आर्थिक विकास की एक अवधारणा है हिंदू विकास दर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। निम्नलिखित में से किस पतन या बंदरगाह को सबसे अधिक सचेत करने की आवश्यकता पड़ेगी या सचेत किया जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा यह चेन्नई को सचेत किया जाएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, तो ये चेन्नई को प्रभावित करेगा और चेन्नई को सचेत करने की आवश्यकता होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, नवंबर यानी शीत ऋतु। शीत ऋतु की शुरुआत उत्तरी भारत में नवंबर माह से शुरू हो जाती है। दिसंबर माह के मध्य तक समूचा देश इसकी चपेट में आ जाता है। इन दिनों जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा की स्थिति हिमालय के दक्षिण में पाई जाती है। ITC अंतर रेखा अभिसरण पीछे हट जाता है। ITC के बारे में पहले भी एक सॉल्यूशन में बता चुके हैं, देख लीजिएगा आप रिवीजन में। बंगाल की खाड़ी से चक्रवात की दिशा पूरब से पश्चिम होती है, इसलिए चेन्नई बंदरगाह जो है, इस चक्रवात की सूचना चेन्नई बंदरगाह को ज्यादा दे दी जाती है और इसको सचेत करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये सिंगापुर देश में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और INS दिल्ली 2 मई 2023 से निर्धारित आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान इंडियन मैराइन एक्सरसाइज AIME 2023 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गया है। यह अभ्यास 7 दिनों तक चलेगा। 2 मई 2023 से 7 दिनों तक यह जो युद्ध अभ्यास है वो चलेगा, जहां सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा सम्मेलन में भी भाग लेंगे। आसियान का मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जकार्ता में इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई थी। आसियान साउथ ईस्ट नेशंस एसोसिएशन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कुल 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया है? निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया है। जरा डिटेल इसको देखिएगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2 मई 2023 को दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। मई 2023 के अनुसार एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जापान के मासात्सुगो अस्कावा हैं। एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी चला रहा है। एशियाई विकास बैंक, अगर बात करें तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला के मांडलुयोंग शहर में स्थित आर्टिगास सेंटर में स्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई कमी रह जाता है लेकिन रिवीजन आप रेगुलर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।